नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर से हुई। लगातार छापेमारियां हुई, मिलावटी दूध, मावा, घी, तेल जब्त किए गए। लेकिन इसके आगे क्या हुआ, जरा इसे भी जान लें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 2969 नमूने लिए गए। इनमें से 1657 नमूनों की जांच हुई। इनमें से 142 अनसेफ यानी मानव की सेहत के लिए असुरक्षित निकले। 251 सब स्टैंडर्ड और 237 मिस ब्रांड के निकले। वहीं 1312 नमूनों की जांच पेंडिंग है, यानी तकरीबन 50% नमूनों की जांच रिपोर्ट ही नहीं आई। साफ है, यह अभियान अभी हाफ रहा है। इसके आगे की बात यानी कार्रवाई की बात अभी करनी पूरी तरह से बेमानी होगा। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसे आधे अधूरे अभियान से किसका फायदा। रिपोर्ट आधी अधूरी तो कार्रवाई कब? सेहत से खिलवाड़ आखिर कब तक? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शोभित झाझड़िया जी अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव खंडेलवाल जी पनीर उद्योग व्यापारी हैं और डॉक्टर दीपशिखा पापड़ीवाल अध्यक्ष हैं विमेन सेल कैंस की। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शोभित जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मान लीजिए कि कोर्ट में दो वकील हैं आमने सामने मिलावट के किसी मामले पर। ये इस तरह से पेंडिंग होना और जांच रिपोर्ट का लटक जाना फायदा तो उस पक्ष को ही पहुंचाएगा जो मिलावटखोरों की तरफ होगा या उनकी तरफ से लड़ रहा होगा। डेफिनेटली फायदा तो जरूर उनको मिलेगा। जितना लंबी ट्रायल चलेगी या जितना लंबा प्रोलॉन्ग केस होगा, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जो हमारे एक्ट्स या कानून जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बने हैं, उनको अगर देखा जाए तो 1954 से पहले हर स्टेट का अलग नियम था, अलग कानून था। 1954 से पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ये टॉपिक फूड एडल्ट्रेशन का दोनों ही स्टेट और सेंट्रल के बीच में आता था। 1954 में इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी जो कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना, जो कि 2006 में आके रिपील हुआ और नया एक्ट आया। नया एक्ट आने के बाद उसमें कई प्रोविजंस जोड़े गए और हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि आईपीसी में भी सेक्शन 272 से लेके जो सेक्शंस हैं वो फूड एंड ड्रिंक्स में एडल्ट्रेशन के लिए बने हुए हैं, जिसमें सज़ा का प्रावधान भी है और जुर्माने का प्रावधान भी है। पर जानना अभी इस टॉपिक पे ये ज़रूरी है कि हम जो ग्लोबल पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, आज का जो न्यूज़ भी बताता है और जो पिछले कुछ दिनों के जो सरकार का अभियान था उसको भी देखते हुए हम देखें तो जो सैंपल्स या फिर जो भी कार्रवाई प्रशासन करता है, जो फूड इंस्पेक्टर्स करते हैं, वो जो नमूने और सैंपल्स कलेक्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। लेबोरेटरी में भेजे जाने के बाद अगर वहां से कोई रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद ही ट्रायल की शुरुआत होती है। ये चीज़ पे मैं थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन व्यक्त करना चाहूँगा कि सैंपलिंग होने के बाद जो लेबोरेटरी में जो सैंपल्स जाते हैं टेस्ट होने के लिए, उसमें जो देरी है वो देरी ही इस प्रोसेस को सारा डिले कर रही है। तो जो एक्ट है, शोभित जी मुझे समझाइए कि जो एक्ट है क्या वो इस प्रोसेस को टाइम बाउंड नहीं करता है? नहीं, प्रोसेस को टाइम बाउंड इसलिए नहीं करता है कि ट्रायल की अपनी एक सीमा है। कोर्टों में जो हमारे केसेस पेंडिंग हैं उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायल चलेगी, ट्रायल होने के बाद फिर उसके बाद जो उस पे सजा या फिर उसको नहीं, मान लीजिए कि जो सैंपल उठाए गए उस सैंपल की जांच रिपोर्ट इतने दिन में, कम से कम इतने दिन में तो आ जाए, क्योंकि इस तरह से तो ऐसा लगता है कि पिछले साल के भी कई पेंडिंग इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे, इस साल अभी और उसमें जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल सही है। जो सैंपल्स पिछले साल या उससे पिछले साल के लिए गए उनकी भी रिपोर्ट्स आज तक नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबोरेटरीज की कमी है, हमारे यहाँ ओवर बर्डन लेबोरेटरीज हैं और इतने अनऑर्गेनाइज्ड हमारे सेलर्स हैं फूड प्रोडक्ट्स के, जिनकी सैंपलिंग के इतने सैंपल इकट्ठे हो जाते हैं जो लेबोरेटरीज के लिए भी जांच करना उनके लिए नामुमकिन है कि इतने सैंपल्स को आप जल्दी आप डिसाइड करें कि ये एडल्ट्रेटेड थे या नहीं थे।
ये एक मेन विषय है कि लेबोरेटरीज का डेवलपमेंट और हर जिला स्तर पे लेबोरेटरी का डेवलपमेंट और उनको फास्ट ट्रैक करने का डेवलपमेंट, ये एक स्टेट मशीनरी को डेवलप करना ही होगा। ठीक है शोभित जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर दीपशिखा पापड़ीवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर दीपशिखा, मुझे एक बात बताइए कि अगर जांच रिपोर्ट पेंडिंग है तो जब तक रिपोर्ट आनी होगी तब तक तो खाद्य पदार्थ का कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नमस्कार आप सबको, और मेरा नाम एक्चुअली डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल है, करेक्ट कर दूं। शोभित जी जैसा कि बता रहे थे अभी, एंड ऑफ द डे में कंज्यूमर अफेक्ट होता ही होता है। हम जैसे एज ए कंज्यूमर, हमारी कैंस ने भी कई बार ऐसे सैंपल्स उठाए और उनको जांच पे भेजा, दूध का दूध, पानी का पानी अभियान कई बार छेड़े, लेकिन जैसा कि शोभित जी ने कहा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। डेफिनेटली एंड ऑफ द डे में कंज्यूमर तो त्योहार के टाइम पे वो तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो चुकी है हमारे पास कि एक तो लोगों में डर नहीं है। जब तक कि कोई भी कानून, कोई भी चीज इस तरह की नहीं बनेगी कि भैया मिलावटी खोर यदि एक बार पकड़ा गया तो उसको स्ट्रिक्ट, हम क्या करते हैं, थोड़े से उससे कोई भी चीज अमाउंट लिया और उसको रिहा, कोई जानता है कितना सा पनिशमेंट है, छोटा मोटा पनिशमेंट हो जाएगा, मैं रिहा हो जाऊंगा और वापस उस धंधे में चालू हो जाऊंगा। 2000, 3000, 4000, 5000 की पेनल्टी लगेगी। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो हो चुकी है कि डर खत्म हो गया है। और जब तक मिलावटी खोरों को इस बात का डर नहीं होगा कि हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा यदि हमने इस तरह से एडल्ट्रेशन किया, तब तक हम इस चीज से बरी नहीं हो पाएंगे। लेकिन स्टेट मशीनरी को त्योहार के टाइम पे हम 100% एश्योर किस स्थिति में होंगे? देखिए 2969 यानी 2969 सैंपल्स लिए गए, उनमें से अभी तक तो रिपोर्ट 1657 की आई है, 1312 अभी भी उनकी पेंडिंग है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपने तो प्रदेश की 1/4 दुकानों को भी कवर नहीं किया और ये आंकड़े हैं। मैं यही कह रही हूँ ना, आपके पास लैब्स ही नहीं है, टेस्टिंग लैब्स ही नहीं है स्टेट मशीनरी के पास। आपने सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिया, जब तक अभी तो त्योहार ही खत्म हो गया, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स, ये तभी हो सकता है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि स्टेप्स प्री उठाए जाए, त्योहार आने से पहले ही लैब्स जो हो उनका मल्टीप्लिकेशन हो। ये स्टेट मशीनरी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। नहीं, ये प्रॉब्लम हर साल होती है, होती रहेगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक 100% सोल्यूशन यही होगा कि जिस तरह से कंज्यूमर एनजीओज वर्क कर रहे हैं उनको त्योहारों के दौरान एक्टिव किया जाए कि भैया आप लोगों को हम ये अप्लायंसेस देते हैं, आप टेस्टिंग मशीन से जो भी है छोटी मोटी मिल जाती हैं, उसमें इतनी कॉस्टिंग्स भी क्यों ना यूज करें उनको, हमें स्पेशल सेटअप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एनजीओज को ही यूज करें और उन्हीं एनजीओज के द्वारा टेस्टिंग प्रोविजंस को बढ़ाया जाए, तो हम काफी कुछ इस चीज को कंट्रोल और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का। तो मेरे ख्याल से देखिए कौन चाहेगा कि क्रेडिट बढ़ जाए, अगर एनजीओ को क्रेडिट चला जाएगा तो मेरे ख्याल से एक हिचक सरकारी स्तर पर ये हो जाएगी कि एनजीओ को क्रेडिट जाना है, जबकि पीठ तो हमारी थपथपानी चाहिए थी। ऐसे में डिले हो जाए तो शायद ये जो एक मानसिकता सिस्टम की है, इससे भी फाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके पास आगे आऊंगा डॉक्टर दीपशिखा। राजीव खंडेलवाल जी, मुझे सिंसियरली बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी की दुकान से सैंपल लिए गए और फिर उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, तो वो दुकान वाला उस सामान का करेगा क्या? ये तो यदि उनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की हिदायत होती है कि भाई ये जो सैंपल लिया गया इसको डिस्ट्रॉय करो या इसको सेल आउट करो, तो उनकी तरफ से कोई हिदायत छोड़ी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ बनती है। अमूमन रिपोर्ट बनने नहीं पाती, उस रिपोर्ट के बनने से पहले कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो सामान के लिए इस तरह का डिक्लेरेशन हो जाता है कि इस सामान को नष्ट किया गया। और कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ सैंपल ले लिया गया, उसकी रिपोर्ट जब आएगी अब उसके बाद में कार्रवाई होना ही पेंडेंसी है, लेकिन कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट का रुक जाना वो चीज़ नहीं है। कंज्यूमर के पास मेरा कहना है कि मान लीजिए कि अब जिनकी रिपोर्ट पेंडिंग है, या तो उन्होंने अपना सामान बेच दिया होगा या नहीं बेचा होगा। अब चूंकि रिपोर्ट पेंडिंग है और अगर रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं निकला तो फिर उनका माल तो खराब हो गया, वो बेच नहीं पाएंगे, वो उनका व्यक्तिगत नुकसान है। क्या उसकी किसी तरह की भरपाई है? और मान लीजिए कि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ निकल आई
और वो बेच चुका हो तो क्या? ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी इस तरह की हैं कि कहीं पर दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है और कहीं दुकानदार के लिए एक घातक चीज़ बन रही है कि उसको बाउंड कर दिया गया कि ये सामान नहीं बेचे, उसका त्यौहार निकल गया और उसने अपनी जो प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग में वो डिस्टर्ब्ड हो गया। बिल्कुल। तो किस तरह की हिदायतें अमूमन छोड़ी जाती हैं? जो आप बता रहे थे कि अगर कई बार हिदायत छोड़ देते हैं, किस तरह की हिदायत छोड़ी जाती है? ये उन लोगों का जो उस वक्त नमूना जांच टीम बनी हुई होती है, जो टीम आई होती है व्यापारी के पास में, वो टीम उस मोमेंट पे ही उसको अपने स्तर पे डिक्लाइन या क्लियरिटी कर देते हैं कि ठीक है, सामान गलत नहीं लग रहा और इसका नमूना ले लिया गया, या ये कि ये सामान गलत महसूस करा और इसलिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। तो ये तो वो टीम उस वक्त ही हाथों हाथ अपना डिसीजन बता करके और व्यापारी के साथ में उस तरह का एक फेवरेबल अनफेवरेबल ये पार्ट उसी मूवमेंट करके चलती है। ठीक है। शोभित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2-3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। अगर जांच रिपोर्ट पेंडिंग है और दुकानदार जेन्युइन था तो उसका नुकसान, क्या फिर वो उस नुकसान के लिए क्लेम मांग सकता है, क्या क्लेम कर सकता है? पॉइंट नंबर 2 कि मान लीजिए कि उसको कोई हिदायत नहीं छोड़ी हुई है और उस जो जांच रिपोर्ट आई उसमें गड़बड़ झाला निकला और वो उस समय तक उस माल को बेच चुका है, तो उसकी भरपाई क्या हो सकती है? कुछ नहीं। तो क्या एक्ट इन चीजों को भी क्लियर करता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, कानून में जो रेगुलेशंस में जो 2011 के रेगुलेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये धरपकड़ या फिर जांच के नमूने और इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं, उनमें सारी चीज़ें डिफाइंड है। अब डेफिनेशन उनकी ये है कि आप कहीं से अगर कोई बैड सैंपल, एडल्ट्रेटेड सैंपल आप कलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर शॉप ओनर को आपको हिदायत देनी होगी कि आप इस सैंपल को आगे ना बेचें, क्योंकि ये अभी अंडर मतलब परीक्षण के अंदर है ये। अब उसमें ये भी एक एंगल देखना चाहिए कि दुकानदार को वो जो सामान है जिससे सैंपल लिया गया है वो आगे बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, और उसका नुकसान होगा या नहीं होगा, और उसकी भरपाई करेगा कौन। अब इस चीज़ के लिए ज़रूरी ये चीज़ हो जाती है कि आपकी सैंपलिंग फास्ट होए। जैसे पेरिशेबल आइटम होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आज से कल पे नहीं जा सकती, वो आज ही बिकना ज़रूरी होती हैं, जैसे मावा, दूध और इस तरह की अन्य वस्तुएं। तो आपको सैंपलिंग फास्ट उनकी करनी पड़ेगी और तुरंत वहीं पे रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपका सैंपल पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। अगर फेल होता है तो आप सैंपल, वो जो सामान है जो लॉट में से सैंपल लिया गया उसको बेचने की अनुमति कतई नहीं दे सकते और दुकानदार पे जुर्माना और आगे की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और अगर सैंपल उसमें पास हो गया है तो डेफिनेटली किसी गरीब या फिर कोई छोटे वेंडर को आप ये नहीं बोल सकते कि अपना सामान ना बेचें या फिर इस पूरे लॉट को नष्ट कर दें, जो कि अपना वो उससे रोजगार भी वो कमा रहा है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ इस समय ये है कि आपको सैंपलिंग के मेथड्स, सैंपलिंग के जो स्पीड है, जो आप उसको टेस्ट करते हैं, और पोर्टेबल मशीन्स जो कि हमारे प्रशासन के पास जिनकी कमी है, जो कि एनजीओज या फिर गवर्नमेंट मशीनरी ही प्रोवाइड कर सकती हैं, या फिर जो समाजसेवी लोग हैं वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, अपने तालुका स्तर पर, अपने वार्ड स्तर पर उन मशीनों को ज़रूर लगवाएं, और वो मशीनों में तुरंत सैंपलिंग जो रिपोर्ट आए उससे ना ही वेंडर का नुकसान हो, ना ही उपभोक्ता का नुकसान हो, और सबकी हेल्थ एंड वेलफेयर बचा रहे। जी, एक चीज और शोभित जी, देखिए, आम समझ में, मैं एक अधिवक्ता की राय नहीं जान रहा हूं, मैं एक आम समझ की बात कर रहा हूं, चूंकि आप मेरे लिए कानून के जानकार भी हुए, तो ऐसे में मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये एक्ट इस तरह का है या ये इतना मजबूत है कि अंदर से बुरे लोगों के अंदर से तिरपन काम जाए, वो आगे से इस तरह की हिम्मत ना कर पाए? क्या ये एक्ट ऐसा है? अगर तेजी लाएंगे और तेजी आने के बाद कार्रवाइयां भी सटासट होने लगी तो उस कंडीशन में क्या ये डरा पाएगा? ये एक्ट ऐसा है आम समझ में? देखिए, आम समझ में अगर इसको एक्ट को बताया जाए तो एक्ट डेफिनेटली अच्छे ही मोटिव से बनाया गया है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि दिन ब दिन अपना जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो डेफिनेटली एक्ट्स में अमेंडमेंट लाए जाने चाहिए। जैसे कि आप एक छोटे से क्षेत्र को ले लीजिए, आप मानसरोवर क्षेत्र को ले लीजिए। मानसरोवर में आपके पास नहीं करते हुए हज़ारों दुकानें हैं। हज़ारों दुकानों पे रेगुलेट करने के लिए जो स्टेट मशीनरी है या जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो कितने हैं? आप उस चीज़ को बढ़ाएंगे, नए रिक्रूटमेंट्स करेंगे, और
उसके बाद जो आपकी सैंपलिंग है उस मशीन को आप अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एक्ट का जो मोटिव है वो अचीव होगा। पर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि ग्लोबल पेंडेमिक में अभी दिवाली पे हम आज की रिपोर्ट के कारण ही ये सब डिस्कस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा अगर इसी तरीके से एक्ट की अनुपालना नहीं हुई है तो। हाँ, मैंने कहा हर साल, देखिए मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मेरे पास नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ग्राफिक्स हैं और आंकड़े हैं जिसमें 2013 से लेके अब तक हर साल की पेंडेंसी कितनी है, और विश्वास मानिए पेंडेंसी हर बार 1000-2000 के ऊपर ही है। हालांकि टोटल सैंपलिंग साल भर जितनी बार भी शुद्ध के लिए युद्ध चलता है उसके हिसाब से, और पेंडेंसी ऐसे में कई मामलों में 2000-3000 को क्रॉस करते भी दिखती है। मैं डॉक्टर दीपशिखा एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए हर साल के आंकड़े और पेंडेंसी जिस ओर इशारा कर रही है वो भी तब जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारी दुकानों को तो आप टच भी नहीं कर पाते। प्रदेश सरकार ने एक कोशिश की कि अगले आदेश तक के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बढ़ाया जा रहा है, और अभी शुद्ध के लिए युद्ध रुका नहीं है प्रदेश में, फिलहाल स्थिति ये है। इसी के जरिए ये थॉट प्रोसेस में आया है कि अगर मान लीजिए शुद्ध के लिए युद्ध ईयर लॉन्ग फिनोमिनन बना दिया जाए, साल भर चलेगा, चलता रहेगा, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस तारीख से इस तारीख तक चलाया जाएगा, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, तो भी हालांकि पेंडेंसी तो फिर भी बढ़ेगी, वो कौन सा कम होने वाली है, लेकिन शायद कुछ असर दिखा पाए लॉन्ग रन पर। बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास इतने ज्यादा असेट्स ही उपलब्ध नहीं है तो आपके पास इसके अलावा ऑप्शंस भी नहीं बचता है कि हम कंज्यूमर्स को इस तरह से कि लॉन्ग ईयर रन पे प्रोग्राम चलाएं तो ही हम सेव कर पाएंगे। क्योंकि ये जो आप जो बात कह रहे हैं कि क्योंकि डर ही नहीं है, आप ये कह रहे कानून जो बना हुआ है, कानून में प्रावधान है, लेकिन लोग जानते हैं कि बहुत इजीली इससे हम बच सकते हैं। और अभी तो हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल स्कैम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम चॉकलेट्स वगैरह को ले लें या कैडबरीज, या जो मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, इनमें भी कितनी मिलावटें होती है, लेकिन वो धड़ल्ले से बिकती हैं। वो भी चीजें धड़ल्ले से, उनको चेकिंग की कोई आपके पास प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि अभी तो आप छोटे लेवल की चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े लेवल की इंटरनेशनल स्कैम की चेकिंग पे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोग्राम ईयर लॉन्ग चले और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के साथ चले। जो आदमी एक बार मिलावटी के केस में पकड़ा हुआ हो चुका है, उसको कभी भी उसका लाइसेंस रिन्यू भी नहीं होना चाहिए, उसको परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए कि वो कभी ये काम कर पाएगा। तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। प्रॉब्लम यही जनरेट हो रही है, इस साल उसने मिलावट की, उसने पेनल्टी दी, अगले साल फिर वो अपना धंधा चलाएगा और फिर वो वापस से, तो इसके कारण जो अच्छा जो बना रहा है प्रोडक्ट, जो आदमी ठीक है, जो आदमी बेईमानी नहीं कर रहा, वो भी बेचारा फंस जाता है। तो हम दोनों ही पर्पस पे सोचें तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो एक बार मिलावट के उसमें पकड़ में आ गया, एडल्ट्रेशन जिसने कर दिया, उसको नेक्स्ट ईयर या कभी भी लाइफ लॉन्ग परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। तभी हम स्ट्रिक्ट कानून को फॉलो। दूसरा ये मिस ब्रांड, ये जो मिस ब्रांड के मामले सामने आते हैं, ये तो बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि पहले बिक भी चुके होंगे और हो सकता है बाद में किसी और रैपर में, चलिए इस रैपर को हटा दिया, कोई और रैपर लगाकर बेच दिया, तो उसको लास्ट कस्टमर तक जाकर वापस लेना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ईयर लॉन्ग ऑपरेशन में ही नजर आती है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश जो सक्सेस की हो सकती है तो हो सकती है। बिल्कुल सर, और ये जिस तरह से रैपर्स पे रेट्स भी नहीं होती हैं, उसको कट करके कुछ भी कर दिया जाता है, ग्राम्स वगैरह चेंज कर दिए, वो बिक जाते हैं। और आप ये देखिए आजकल इन चीजों पे कंज्यूमर भी इतना ज्यादा अवेयर नहीं होता, उसको लगता है सस्ता प्रोडक्ट है, वो भी उठा लाता है। और गांव, हम तो शहरों की बात कर रहे हैं, गाँव में तो हालत इससे भी ज्यादा बुरी है। वो तो इन चीजों के लिए लेके वैसे भी जागरूक नहीं होते हैं, और उनको तो पूरी चीजें जो मिलती है वो एडल्ट्रेटेड ही मिलती है ज्यादातर। ठीक है, जो त्योहारों के टाइम पे वो कंज्यूम करते हैं, बाकी साल करे ना करे, त्योहारों पे तो वो एडल्ट्रेटेड ही यूज करते हैं। ठीक है, राजीव खंडेलवाल जी, देखिए मैं जानता हूं आज हमारी दो टूक का जो टॉपिक है राजीव जी, वो बिल्कुल भी आपकी एक्सपर्टीज के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आपका अपनी एक सोसाइटी है जिसमें दुकानदार हैं, जिसमें मिलावटखोर भी हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, मैं ये बात समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी आज के टॉपिक पे सबसे पहले आप इस वक्त आप अपनी राय रख दें, मैं उससे जुड़ी बात आपसे करूंगा। आप भी तो कुछ कहना चाहते होंगे
यहाँ बहुत एथिकल बातें चल रही हैं, सिस्टम तक पहुंचती हैं या नहीं, और वो इन एथिक्स को अपनाता है कि नहीं, ये बाद में की बात है। राजीव जी, आप खुद से भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, ये जो जैसे आज अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी बनती है कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो डिक्रीज़ ही हुए जा रही है, क्योंकि जो हमारे को प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं है। और तो और जानवर के पास से जो हमें दूध मिलता था, वो दूध की जो उसकी ईल्ड होती है, उसकी फैट, एसएनएफ, जो उसके पार्ट होते हैं, जो उसके इंटीग्रेंट्स होते हैं, वो इंटीग्रेंट्स ही रिड्यूस हो रहे हैं। उसकी तरफ गवर्नमेंट अपने चीज़ों को भी उसमें चेंज करे कि यदि आज दूध की, गाय का दूध 5.2 फैट और 9+ एसएनएफ तक का होता था, जो गाय का दूध आज 2.5 से 3 फैट और 3.5 फैट तक की इन एवरेज पोजीशन में चल रहा है। जब उसके अंदर ही इतना बड़ा चेंज आ गया, हमारे प्रोडक्ट उनके जो स्टैंडर्ड आज से पहले के बने आए हैं, नहीं तो और मानक उन्हीं मेरे के ख्याल से ऊपर समय ही के साथ बदलते भी होंगे ना राजीव जी, की मानक बदलते नहीं है। ये बदले नहीं गए और टाइम के साथ साथ इसमें चेंज नहीं हुए, तो इसमें चेंज होना भी जरूरी है। एक एथिकल लेवल पर मेरा सवाल है राजीव जी, मुझे आप बताइएगा। देखिए, एक वर्ग की कोशिश होती है कि अगर उस वर्ग पर खतरा आए तो वो वर्ग पूरा एकजुट होकर एक दूसरे के बचाव में लग जाता है या कोशिश करता है एक दूसरे का बचाव करें। राजीव जी, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि कई मिठाई की दुकानें वाले एक दूसरे को जानते हैं, और उनमें अंदर खाने ये बातचीत तो होती होगी, या व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट्स तो होते होंगे कि यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया है। अब जब शुद्ध के लिए युद्ध चलता है, फोन लाइंस ओपन की जाती है कि अगर आपको कहीं जानकारी मिले तो बताइए। ये आपस में ये भाईचारा तोड़कर एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ते हैं, लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ जाते हैं। राजीव जी, ये एक वो चीज़ है कि यदि हमने किसी गुनाह को देखा और हमने उसको देख करके उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, तो उसी तरह की ये चीज़ है कि इसमें जो है कि यदि हमें पता लग रहा है कि कहीं कोई हमारे ही ट्रेड का कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। ठीक है। शोभित जी, देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं त्योहार के मद्देनजर, मैं साल भर के मद्देनजर भी बात कर सकता हूं। अब जैसे त्योहार के मद्देनजर आप तेल की सैंपलिंग करते हैं, डिपार्टमेंट तेल के सैंपल्स उठाता है या कई चीज़ों के सैंपल्स उठाता है। तेल के सैंपल तो साल में किसी भी दिन उठाए जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही और भी अनाज हैं सिवाय शुद्ध के लिए युद्ध के तहत इस समय जब मिठाई, मावा, दूध के अलावा जिसको इस दायरे में लाया जाता है, तो एक्ट उन चीज़ों को भी तो कवर करता ही होगा। डेफिनेटली एक्ट कवर करता है, और अन्य एक्ट भी बने हुए हैं, जैसे ड्रग्स के लिए भी बना हुआ है, कॉस्मेटिक्स के लिए भी बना हुआ है, अन्य पैकेज चीज़ों के लिए भी बना हुआ है। आप सिर्फ त्योहार की बात हम ना करें, पूरे साल की बात ना करें, हम पूरे डेकेड की भी अगर बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का खुद का रिकॉर्ड है, उनका जो उन्होंने सर्वे कंडक्ट कराया था कि अराउंड 8% जो भी खाना बाजार में बिक रहा है वो मिलावटी है और हेल्थ के लिए वो हजार्डस है। अराउंड 32% पैकेज फूड, जो कि पैकेज हम समझते हैं कि ये नॉन कंटेमिनेटेड होगा और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं या जो प्रिकॉशंस उसको बनाते समय, पैकिंग करते समय नहीं बरते गए होंगे, वो भी मिलावटी है। लेकिन सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात पे होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं अनसेफ है, तो अनसेफ का मीनिंग हमें पता है, हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूं सब स्टैंडर्ड की, तो सब स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए हो सकता जानलेवा ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड कम है, हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। और मिस ब्रांड क्या? मिस ब्रांड मतलब सिर्फ ब्रांड चेंज है, हो सकता है वो चीज हानिकारक ना हो, तो इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इसे कानून में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि देखिए, मिलावट दो प्रकार से होती है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। आपके जो पेरिशेबल और जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स या इस तरह की चीजें हैं जो तुरंत दुकान से ग्राहक लेके कंज्यूम करता है, उन चीजों को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप एडल्ट्रेटेड बना सकते हैं, कानून ये डिफाइन करता है।
एडल्ट्रेटेड आप उनको अनइंटेंशनली इस तरीके से बना सकते हैं कि आप उनकी मिस हैंडलिंग होए, आप उनको ज़्यादा देर तक उनको गर्म करें या पकाएं, या फिर वो ऐसी जगह पड़े रहें जहाँ पे कोई मॉस्किटोज़ या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मिल रही हैं जो कि एक फॉरेन बॉडीज़ हैं और उस प्रोडक्ट को ख़राब कर रही हैं। और इंटेंशनल ऐसी है कि जानबूझ के अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वो उसमें मिलाई जा रही है, जो कि अनएथिकल तो डेफिनेटली है और हजार्डस टू द हेल्थ भी डेफिनेटली है। अब यहाँ पे चेक इस तरह की होनी चाहिए कि कानून ये जरूर कहता है कि आपको जहाँ पे फूड का मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे निम्न गाइडलाइंस को फॉलो करना ही करना है और ये अनिवार्य है। आपकी लाइसेंसिंग जब आपको दी जाती है उस दुकानदार को, उस वेंडर को या उस मैन्युफैक्चरर को, तो उसके साथ उसकी नियमावली और उसकी गाइडलाइंस भी उसके साथ दी जाती है कि आपके टॉयलेट से मैन्युफैक्चर की दूरी, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, आपके जो काम करने वाले कर्मचारी आ रहे हैं उनको किस किस चीज़ों का सेफ्टी का पालन करना चाहिए, जो फिर उसके बाद पैकेज हो रहा है तो पैकेज के स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पॉलीथीन के स्टैंडर्ड्स हैं। पर ये चीज़ें प्रॉफिट मोटो को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है और ये सब अल्टीमेटली कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे सरकार क्या काम करेगी, कंज्यूमर क्या काम करेगा और वेंडर क्या काम करेगा, ये सब कानून में तो डेफिनेटली डिसाइडेड है, पर एथिकल और अनएथिकल और ड्यूटी और नॉन ड्यूटी ये सब चीजें हो रही हैं। ये चीजें जिसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ रोकथाम कवर के हो लिए सकती हमें है, लेकिन जरूर इससे इंप्लीमेंटेशन जरूर में NGOs लूप होल है, जैसा सरकार कि हमने को- देखा। डॉक्टर दीप शिखा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपकी समझ में एक चीज इम्प्लीमेंटेशन स्टेट मशीनरी में लूप होल। बिल्कुल, हाँ, सिस्टम में, एक्ट में कहीं लूप होल नहीं है, लेकिन सिस्टम में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, कि जब सिस्टम की तरफ से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वहाँ पर अगर लूप होल मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक्ट अपनी उपयोगिता को साबित कैसे करेगा जब तक ग्राउंड पर ही वर्क होकर ना पहुँचे। डॉक्टर दीप शिखा, आपकी समझ में क्या सिस्टम बायस्ड है? मेरे कहने का मतलब है कि क्या सिस्टम हलवाई, मिष्ठान भंडार और स्वीट शॉप्स में डिफरेंशिएट करता है, और क्या जो सैंपल्स लिए गए उनकी जांच रिपोर्ट आने में भी ये डिफरेंशिएशन है? डेफिनेटली मेरा तो यही मानना पड़ता है कि सिस्टम थोड़ा सा बायस्ड भी है, और डेफिनेटली जहां उसको लगता है कि भाई इनको छोड़ दिया जाना चाहिए वहां उसके नॉर्म्स अलग हो जाते हैं। और मैंने आपको बार बार जो चीज की बात कही है कि जब तक सिस्टम, रूल, हम कुछ भी बात कर लें, जब तक कंज्यूमर को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यहाँ से, जिस तरह की हम ज्वेलरी की बात करते हैं, ज्वेलरी में एक हॉलमार्क सिस्टम डेवलप हो चुका है। हॉलमार्क की ज्वेलरी का मतलब है कि 100% गारंटी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। ठीक। उसी तरह से आप ये बातें कि हम ना तो कंज्यूमर का नुकसान हो, ना आपके जो वेंडर्स हैं उनका नुकसान हो। ठीक है, दुकानों शुक्रिया पर आप तीनों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो मैं चला